हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रोटीन की संरचना के बारे में। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 जैव अणु के बारे में। पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया था। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन की संरचना। ध्यान समझिएगा प्रोटीन संरचना के बारे में। जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है वह विषम बहुलक होते हैं और यह अमीनो अम्ल के लड़ियों से बने होते हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के लड़ियों से बने होते हैं और ये कैसे होते हैं? विषम बहुलक होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भ में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इनमें अणुओं की संरचना का अर्थ जो है वह विभिन्न संदर्भ में अलग अलग होता है। प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल के लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ जो है विभिन्न संदर्भों में अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है। ठीक है, तो जो अकार्बनिक रसायन है उनमें संरचना का संबंध जो है आणविक सूत्र से होता है, जैसे NaCl, MgCl2 आदि। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध किससे होता है? आणविक सूत्र से होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में। जबकि कार्बनिक में क्या होता है? कार्बनिक रसायन विज्ञानी जब अणुओं की संरचना को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा उसके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब कार्बनिक रसायन विज्ञानी अणुओं की संरचना को व्यक्त करेंगे तो उसके 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे। कार्बनिक रसायन विज्ञानी जब अणुओं की संरचना जैसे कि बेंजीन, नेप्थलीन आदि को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा उसके द्विआयामी 2D स्ट्रक्चर्स, द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक क्या करते हैं? भौतिक वैज्ञानिक आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को, भौतिक वैज्ञानिक जो हैं वे आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जबकि कार्बनिक रसायन विज्ञानी जो हैं अणुओं की संरचना को व्यक्त करने के लिए हमेशा द्विआयामी दृश्य का उपयोग करते हैं। जबकि भौतिक विज्ञानी आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। जीव वैज्ञानिक क्या करते हैं? जबकि जीव वैज्ञानी प्रोटीन की संरचना 4 सतह में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जीव वैज्ञानिक जो हैं वे प्रोटीन की संरचना को 4 तरह से व्यक्त करते हैं। जीव वैज्ञानिक प्रोटीन की संरचना को 4 तरह से व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम व इसके स्थान के बारे में, ठीक है, प्रोटीन में अमीनो अम्लों का क्रम क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसके स्थान के बारे में, जैसा कि पहला, दूसरा व इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में हमें क्या जानकारी मिलती है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में हमें कौन सा अमीनो अम्ल होगा, ठीक है, उसका स्थान क्या होगा, पहला, दूसरा। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी जो है हमें प्राथमिक संरचना में मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बताया जा रहा है कि जीव वैज्ञानिक जो हैं वह प्रोटीन की संरचना 4 तरह से व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसा कि पहला और दूसरा, इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, तो यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। आप देख सकते हैं, देखें ध्यान से यह स्ट्रक्चर, यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को इसमें दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं यह एक N और C के स्ट्रक्चर में
इसको रिप्रेजेंट किया गया है। कल्पित प्रोटीन के अंश की प्राथमिक संरचना नाइट्रोजन और कार्बन प्रोटीन के सिरों को प्रकट करता है। एन और सी प्रोटीन के 2 सिरों को प्रकट करता है। एकल अक्षरी कूट तथा अमीनो अम्ल का 3 अक्षरी संक्षेपण दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एकल अक्षरी कूट दिया गया है और अमीनो अम्ल के 3 अक्षरी संक्षेपण को दिखाया गया है। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये आपका एन है, सी है और यह एक थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर लिया गया है इस भाग का, यहाँ से यहाँ तक। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं तो आप फिगर देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर्स में जो आपके अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, वह है आपका सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन और ग्लूटामिक अम्ल। ठीक है, तो यह आपका सेरीन एस से लिखते हैं, सिस्टीन को सी से, टायरोसिन को वाई से और ग्लूटामिक अम्ल को ई से लिखते हैं। तो यह सारे स्ट्रक्चर्स जो है इन छोटे से पार्ट में प्रोटीन के प्राथमिक संरचना में पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है तो, ठीक है, प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन कैसी है, एक रेखा के रूप में हो, तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। ठीक है, अगर प्रोटीन जो है एक रेखा के रूप में हो तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। बाएं सिरे पर प्रथम अमीनो अम्ल मिलेगा जबकि दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। ठीक है, प्रथम अमीनो अम्लों को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रथम अमीनो अम्ल जो है उसको नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, जिसको फिगर में आपको हमने दिखाया था। प्रथम अमीनो अम्ल को एन सिरा या नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा सी सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ जैसी रचना होती है। ठीक है, प्रोटीन लड़ी जो है वह कैसी होती है, तो प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती है। ठीक है, प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर हो वो हमेशा एक सीधा स्ट्रक्चर हो, ऐसा नहीं होता है। यह जो प्रोटीन की संरचना होती है वह कुंडली की तरह होती है, मुड़ी हुई होती है। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती है, यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है। प्रोटीन की जो संरचना है वो कैसी होती है, कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है। जैसे देखें यहाँ पर यह फिगर दिखाया गया है, यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है जिसमें एक सीधी छड़ के रूप में नहीं इसको दिखाया गया है। इसमें जो है प्रोटीन की लड़ी जो है वह कुंडली के रूप में मुड़ी हुई है, द्वितीयक संरचना। और यह आप देख रहे हैं यह प्रोटीन की तृतीयक संरचना है जिसमें एक सिरा एन नाइट्रोजन सिरा और दूसरा कार्बन सिरा है, जो आपस में देख रहे हैं उलझ गया है। ठीक है, एक आपस में उलझा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से। वास्तव में प्रोटीन लड़ी का कुछ अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। ठीक है, प्रोटीन लड़ी का कुछ अंश जो है वह किस रूप में होता है, कुंडली के रूप में होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन में जो कुंडलन होता है, जो कॉइलिंग होती है, वह कैसी होती है, दक्षिणावर्ती कॉइलिंग होती है। ठीक है, तो वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियाँ मिलती हैं। प्रोटीन में जो कुंडलियाँ मिलती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, दक्षिणावर्ती होती हैं। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती हैं, इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। ठीक है, अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी जो होती है वह मुड़ी हुई होती है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। आगे देखें, अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है, इसे द्वितीयक संरचना कहते हैं।
इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, ठीक है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना में आप देख रहे हैं कि प्रोटीन की लंबी कड़ी जो है अपने ही ऊपर ऊन के एक खोखले के रूप में मुड़ी हुई संरचना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बताया जा रहा है प्रोटीन की संरचना के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी जो कड़ी है अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की ये आप फिगर देख रहे हैं, यह तृतीयक संरचना है। इसमें प्रोटीन जो है अपने ऊपर ही ऊन के गोले की तरह मुड़ी हुई हो जाती है। जैसे यह आप देख रहे हैं, यह स्ट्रक्चर मुड़ रहा है, यह लाइन को काटते हुए उसके ऊपर से ही यह क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह ऊन की तरह, जैसे ऊन एक दूसरे के ऊपर लपेट के गोला तैयार करते हैं, उसी तरह प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन की त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यह संरचना जो है यह प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को व्यक्त करता है, त्रिआयामी रूप को व्यक्त करता है। आगे देखें, तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलाप के लिए नितांत आवश्यक है। तृतीयक संरचना जो है वह प्रोटीन के जैविक क्रियाकलाप के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाई के समूह होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाइयों के समूह होते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं। जैसे गोले की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका संरचना आदि बनाते हैं। वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करती है, जिसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ प्रोटीन जो होते हैं वह एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाइयों के समूह होते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। जैसे कि गोले की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका संरचना आदि, वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करते हैं, प्रोटीन के स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं, जिसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं, ठीक है। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन जो होता है वह 4 उपखंडों का बना होता है। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक है। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इनमें से 2 जो हैं एक दूसरे के समान होते हैं। 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 उपखंड जो हैं वे अल्फा प्रकार के और 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वयस्क मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन है वो 4 उपखंडों का बना होता है। इसमें से 2 जो होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं। 2 उपखंड अल्फा और 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिल जाते हैं और मनुष्य के हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। तो यह था प्रोटीन के संरचना के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुलक को एककों को जोड़ने वाले बंधों के प्रकृति के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।